नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम भौतिक राशि, मात्रक तथा मापन टॉपिक से कुछ और क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का घनत्व सीजीएस प्रणाली में 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो ऐसी प्रणाली में जहां लंबाई का मात्रक 10 सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक 100 ग्राम है, घनत्व का मात्रक होगा। अपने पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 0.4, सेकंड ऑप्शन है 40, थर्ड ऑप्शन है 400 और फोर्थ ऑप्शन है 0.04। तो अपने को ये पॉइंट याद रखना है कि किसी भी भौतिक राशि का परिमाण हमेशा समान रहता है, चाहे उसके मापन के लिए कोई भी प्रणाली उपयोग में ली गई हो, चाहे जैसे एमकेएस पद्धति यूज की गई हो या फिर सीजीएस पद्धति यूज की होगी या फिर एफपीएस। कोई भी पद्धति यूज करो या फिर यूनिट की और कोई पद्धति बना ली हो, ठीक है, कोई भी पद्धति यूज करेंगे हम तो उस भौतिक का परिमाण है वो हमेशा समान रहता है, ठीक है। अब किसी भी भौतिक राशि का परिमाण होता है वो होता है उसका अंकीय मान गुणा मात्रक, ठीक है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि मात्रक की जो नई पद्धति यूज कर रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार। पहले मात्रक की पद्धति सीजीएस थी, यानी 1 सेंटीमीटर, 1 ग्राम और 1 सेकेंड। अब नई पद्धति यूज कर रहे हैं जिसमें लंबाई का मात्रक 10 सेंटीमीटर है और द्रव्यमान का मात्रक 100 ग्राम है और सेकेंड का सेकेंड ही है, ठीक है। तो परिमाण हो जाएगा वो सेम होगा। मान लेते हैं परिमाण m है, तो पहली पद्धति में परिमाण m1 बराबर m2, दूसरी पद्धति में परिमाण, तो परिमाण क्या बताया था मैंने, अंकीय मान गुणा मात्रक। तो ये पहली पद्धति में होगा n1 u1 बराबर, ये सेकंड पद्धति में होगा n2 u2। तो सेकंड पद्धति में अंकीय मान हो जाएगा n1 इंटू u1 अपॉन u2। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब भी यूनिट में यहाँ रखेंगे तो हम उसके लिए विमीय सूत्र यूज करेंगे, ठीक है, विमीय फॉर्मूला यूज करेंगे। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की विमा क्या होती है m और आयतन की विमा l क्यूब, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लगभग तीन लेंथ का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो उसकी विमा आ गई l क्यूब। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी घनत्व की विमा। तो यहाँ पे जो यूनिट्स हैं उसमें हम ये विमीय फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया n2 बराबर n1 m1 l1 की पावर -3 अपॉन m2 l2 की पावर -3। अब पहली पद्धति क्या थी, सीजीएस पद्धति थी। तो यहाँ पे c 1 सेंटीमीटर था, g 1 ग्राम था और s क्या था, 1 सेकंड था। दूसरी पद्धति है जिसमें लंबाई l 10 सेंटीमीटर है और m कितना है, 100 ग्राम है। तो ये मैंने रख दिया। पहली पद्धति में अंकीय मान 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। पहली पद्धति में m1 कितना, m 1 ग्राम, इसी प्रकार l1 कितना था, 1 सेंटीमीटर। दूसरी पद्धति में m दे रखा है 100 ग्राम और l दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा, यानी दूसरी पद्धति में उस भौतिक राशि का मात्रक हो जाएगा 40 इकाई, ठीक है। तो जब किसी भी भौतिक राशि का परिमाण या मात्रक या अंकीय मान ज्ञात करना हो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में, तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्नियर स्केल की बात करेंगे, ठीक है। एक वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल का n भाग मुख्य स्केल के n-1 भाग से मिलता है। मुख्य स्केल का एक भाग 1 मिलीमीटर है
तो उपकरण का अल्पतमांक होगा, ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है n, सेकंड ऑप्शन है n-1, थर्ड ऑप्शन है n/10 और फोर्थ ऑप्शन है 1/n-1। तो देख लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है। वर्नियर कैलिपर्स का ये डायग्राम है। इसका उपयोग क्या किया जाता है ज़्यादातर, या तो गहराई मापने के लिए, जैसे ये डेप्थ मेजरमेंट या ब्लेड होती है ये वाली। इसी प्रकार जब किसी, जैसे एक बेलन दे रखा है, खोखला बेलन है, उसका अपने को आंतरिक व्यास ज्ञात करना हो तो उसके लिए आंतरिक जबड़े, बाहरी व्यास ज्ञात करना हो तो उसके लिए बाहरी जबड़े। अब इसमें होता क्या है कि दो स्केल होते हैं, एक होता है मुख्य स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। मुख्य स्केल स्थायी होता है जबकि वर्नियर स्केल मूव करता रहता है। ठीक है, तो जैसे किसी वस्तु का, जैसे एक गोला है, गोले का यहाँ अपने को व्यास ज्ञात करना है, यहाँ गोला फिट कर देंगे और ये जो लॉकिंग स्क्रू है इसकी सहायता से इसको कस देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि देखो, पहले देख लेते हैं अल्पतमांक ज्ञात कैसे करते हैं। माना वर्नियर स्केल के मुख्य स्केल का एक भाग, वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य स्केल का एक भाग m इकाई का है। ठीक है, तथा वर्नियर स्केल का एक भाग n इकाई का है। एक भाग से मतलब हो गया ये वाला, जैसे अपने को 7 और 8 के बीच में ये 7 7 और 8 ये सेंटीमीटर है, इनके बीच में ये मिलीमीटर में दे रखे हैं। तो एक भाग कितने का होगा, 1 मिलीमीटर का। 7 और 8 के बीच में 10 भाग है तो एक भाग कितना का हो गया, 1 mm का। इसी प्रकार वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल में देखते हैं एक भाग कितने का है। ठीक है, तो वो अपने को दे रखा है कि वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य स्केल का एक भाग m इकाई का है तथा वर्नियर स्केल का एक भाग n इकाई का है। साथ ही मुख्य स्केल के m1 भाग वर्नियर स्केल के m2 भाग के बराबर है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो दोनों पैमाने हैं वो आपस में कोइंसाइड नहीं करते, संपाती नहीं होते। वर्नियर स्केल का कोई एक भाग ही, कोई एक पर्टिकुलर भाग ही मुख्य स्केल के किसी भाग से के संपाती होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ लिख रखी है कि वर्नियर स्केल के मुख्य स्केल के m1 भाग, शुरुआत से 0 से स्टार्ट करते हैं, m1 भाग वर्नियर स्केल के m2 भाग के बराबर। वर्नियर स्केल का भी 0 से स्टार्ट किया और m2, तो m1 और m2 भाग हैं वो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। तब ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं m1 बराबर n/m2। m हो गया मुख्य स्केल में भागों की संख्या, मुख्य स्केल के एक भाग कितने इकाई का है, और m1 हो गया मुख्य स्केल का m1 भाग जो वर्नियर स्केल के m2 भाग से कोइंसाइड कर रहा है। इसी प्रकार n हो गया यहाँ पे वर्नियर स्केल का एक भाग। तो यहाँ से देखो मुख्य स्केल का एक भाग अपने को पता होता है। ठीक है, वो लगभग ऐसे दिए हुए होंगे, या तो क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा कि मुख्य स्केल के 10 भाग और 1 सेंटीमीटर के हैं, तो एक भाग कितने का हो गया, 1/10 सेंटीमीटर, यानी 1 mm का, 1 मिलीमीटर का। ठीक है, तो मुख्य स्केल का एक भाग अपने को लगभग दिया हुआ रहता है। ठीक, m यानी m अपने को दिया होगा। अब m1 m2 अपन जब भी किसी चीज़ का मापन करेंगे तो उससे हमें ज्ञात कर लेंगे कि कौन सा भाग, मुख्य स्केल का कौन सा भाग वर्नियर स्केल के कौन से भाग से कोइंसाइड कर रहा है। तो ये m1 हो जाएगा मुख्य स्केल का वह भाग और m2 हो जाएगा वर्नियर स्केल का वह भाग। तो यहाँ से ये अपने को पता चल जाएगा कि वर्नियर स्केल का एक भाग कितने इकाई का है। अब अल्पतमांक होता है मुख्य स्केल का एक भाग माइनस वर्नियर स्केल का एक भाग कितने इकाई का है। इन दोनों का अंतर होता है, वो होता है अल्पतमांक। तो अल्पतमांक का इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अपने को फॉर्मूला याद रखना है कि मुख्य स्केल का एक भाग कितने इकाई का है माइनस वर्नियर स्केल का एक भाग कितने इकाई का है, और वर्नियर स्केल का एक भाग ज्ञात करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अल्पतमांक को ही हम वर्नियर स्थिरांक भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे किसी भौतिक राशि का, जैसे हम बेलन का व्यास ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, वर्नियर स्केल की मदद से, तो उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो हो जाएगा मुख्य स्केल पठन प्लस वर्नियर स्केल के वह भाग जो मुख्य स्केल के किसी भाग से पूर्णतः संपाती है, ऊना अल्पतमांक। ठीक है, तो इसको देखो मैं इसमें समझाता हूँ।
चित्र डायग्राम में। मान लेते हैं वर्नियर स्केल का 0 है, वो आ रहा है मान लो यहाँ 7 और 8 के बीच में, यानी मान लेते हैं 7.3 और 7.4 के बीच में आ रहा है। वर्नियर स्केल का 0 है, ठीक है, वो 7.3 और 7.4 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो मुख्य स्केल पठन हो जाएगा 7.3, ठीक है। अब अपने को ज्ञात करना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा भाग मुख्य स्केल के कौन से भाग से कोइंसाइड कर रहा है। मान लेते हैं इसका जैसे 4.5 हुआ भाग मुख्य स्केल के किसी भाग से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये वाली चीज़ 4.5 यहाँ, ठीक है। और अल्पतमांक यहाँ से अपने ज्ञात किया था, तो वो आ जाएगा उस जो बेलन का हम व्यास ज्ञात करना चाह रहे थे उसका व्यास, ठीक है। तो ये भौतिक राशि का मान ज्ञात करने का वर्नियर स्केल की मदद से फॉर्मूला है, ठीक है। अब अपन वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में अपने को पूछा है अल्पतमांक। इसमें देखो सारी चीज़ें दे रखी है। वर्नियर स्केल का n भाग है, यानी जो कैपिटल M2 है वो दे रखा है n। मुख्य स्केल के n1 भाग से, यानी m1 दे रखा है n-1। मुख्य स्केल का एक भाग 1 mm का है, यानी m दे रखा है 1 mm। तो अपने को n निकालना है, तो यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। n ज्ञात करना है गुणा मुख्य स्केल का एक भाग ज्ञात करना है, अल्पतमांक अपने को ज्ञात करना है। पहले मुख्य वर्नियर स्केल का एक भाग ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लिखा। वर्नियर स्केल का वह भाग जो मुख्य स्केल के वर्नियर स्केल का n भाग, तो n आ गया, गुणा वर्नियर स्केल का एक भाग कितनी इकाई का है, बराबर मुख्य स्केल के n1 भाग आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, इनटू मुख्य स्केल का एक भाग कितने इकाई का है, ये लिख दिया। तो वर्नियर स्केल का एक भाग कितने इकाई का है, ये आ जाएगा। अब अल्पतमांक मैंने क्या बताया था, मुख्य स्केल का एक भाग माइनस वर्नियर स्केल का एक भाग। तो मुख्य स्केल का एक भाग 1 mm का दे रखा है, माइनस ये जो वर्नियर स्केल का एक भाग अभी ऊपर ज्ञात किया था, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/n मिलीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार एक उपकरण होता है स्क्रू गेज, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जैसे पतले तार होते हैं उनका व्यास ज्ञात करना हो, पतली शीट होती है उसकी मोटाई ज्ञात करनी हो, तो हम ये स्क्रू गेज का मदद लेते हैं। तो इसमें देखो, इसमें अल्पतमांक ज्ञात करने का फॉर्मूला आता है पिच बटे सर्कुलर पैमाने पर कुल भागों की संख्या, ठीक है। अब पिच क्या होती है? पिच होती है कि जो मुख्य स्केल होता है उसका एक भाग कितने इकाई का है, ठीक है। यहाँ से देख लो, मैं बता देता हूँ, ये डायग्राम दे रखा है, ये मुख्य स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है, ठीक है। अब इसमें देखो मुख्य स्केल का एक भाग कितने इकाई का है, रेखीय स्केल भी बोलते हैं जिसको पिच भी बोलते हैं। इसका एक भाग कितने इकाई का है, मान लेते हैं ये सेंटीमीटर में दे रखी है, तो एक भाग कितने का हो गया, 1 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। 0 से 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब इसका एक भाग रेखीय स्केल का एक भाग तय करने, एक भाग के बराबर दूरी तय करने में इस वर्नियर स्केल को कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वर्नियर स्केल रोटेट होगा तो इसको कितने पूर्ण रोटेशन, पूर्ण घूर्णन करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो आ जाएगी स्क्रू की पिच। मान लेते हैं कि भाई ये 2 इकाई चल रहा है 20 रोटेशन में, ठीक है, तो इसकी पिच कितने आ जाएगी, 2/20। या फिर अपने को क्वेश्चन में दी हुई होगी लगभग कि पिच इतनी है और सर्कुलर स्केल जो उस पर सर्कुलर पैमाने पर कुल भाग इतने हैं, तो यहाँ से अल्पतमांक आ जाएगा पिच बटे सर्कुलर स्केल पर कुल भागों की संख्या। अब अगर किसी भौतिक राशि का मान ज्ञात करना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है मुख्य स्केल पठन
यानी जो रेखीय स्केल है उसका पठन, प्लस सर्कुलर स्केल का वह भाग जो मुख्य स्केल की आधार रेखा के पूर्णतः संपाती है, इंटू अल्पतमांक। तो मुख्य स्केल पठन हो जाएगा, मान लेते हैं जैसे इसमें ज्ञात करेंगे तो मुख्य स्केल पठन हो गया 5 4 9 10 ही हो गए, 9 के आगे है 10। तो ये हो गया, देखो मुख्य स्केल पठन कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये टोटल 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखो सर्कुलर स्केल का वह भाग जो मुख्य स्केल की आधार रेखा है, ये रेफरेंस लाइन, ठीक है, इसके संपाती है। तो इसके संपाती देखेंगे तो ये देखो 99 वाला भाग है वो टच कर रहा है। ठीक है, 99 वाला भाग टच कर रहा है, तो ये जो ये वाली चीज़ आ जाएगी, सर्कुलर स्केल का वह भाग जो मुख्य स्केल के आधार के 99 आ जाएगा। और अल्पतमांक अपन ने यहाँ से ज्ञात किया था, तो वो आ जाएगा, ये आ जाएगा किसी भौतिक राशि का मान। जैसे पतले तार का व्यास ज्ञात करना हो तो तार का ऐसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें जीरो एरर भी आती है, जीरो त्रुटि भी आती है। और वो त्रुटि आती कैसे है, त्रुटि आती है, मान लेते हैं कि हमने ये जो है ये दोनों स्टड हैं ए और बी, इनको आपस में टच कर दिया। ठीक है, इस आर को रोटेट करेंगे तो ये आपस में टच हो गए। उस टाइम क्या होना चाहिए कि जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो रेखीय स्केल की आधार रेखा के पूर्णतः संपाती होना चाहिए। अगर पूर्णतः संपाती है तो इसमें जीरो एरर नहीं है, अगर पूर्णतः संपाती नहीं है तो इसका मतलब इसमें जीरो एरर है। अब जीरो एरर दो प्रकार की होती है, या तो धनात्मक जीरो एरर या फिर ऋणात्मक जीरो एरर। धनात्मक जीरो एरर कब आती है, जब ये जो सर्कुलर स्केल का जीरो है, शून्य है, वो मुख्य जो रेखीय स्केल की आधार रेखा के नीचे लाई कर रहा हो, नीचे हो। ठीक है, मान लेते हैं ये जीरो यहाँ है। ठीक है, उस केस में आती है धनात्मक जीरो एरर। तो उस केस में हम क्या याद करते हैं, तो इस एरर का हमें करेक्शन करना है। जैसे हम किसी भौतिक राशि का मान ज्ञात कर रहे हैं तो इस एरर का हमें करेक्शन लिखना पड़ेगा, उसके करेक्शन को ऐड करना पड़ेगा कि इतना करेक्शन करेंगे तभी हमें अपने को वास्तविक मान ज्ञात होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें करेक्शन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि पहले हम पता करेंगे कि ये जीरो कितने भाग नीचे, सर्कुलर स्केल के कितने भाग नीचे लाई कर रहा है। मान लेते हैं ये 4 भाग, जैसे यहाँ इसमें तो पॉजिटिव है, मान लेते जीरो यहाँ है, तो मुख्य स्केल की जो आधार रेखा है और जीरो के बीच में 4 भाग हैं सर्कुलर स्केल के, तो जीरो एरर हो जाएगी पॉजिटिव ये 4 इंटू अल्पतमांक। ठीक है, अब जीरो करेक्शन ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, माइनस टाइम्स ऑफ पॉजिटिव जो जीरो एरर आई थी, पॉजिटिव जीरो एरर, ये हो जाएगा जीरो करेक्शन। अब जो पिछले केस में यहाँ से हमने जैसे ये भौतिक राशि का मान ज्ञात किया था, उसमें ये वाली चीज़ और ऐड कर देंगे, जीरो करेक्शन। ठीक है, इसी प्रकार जब एक होती है ऋणात्मक जीरो एरर, ऋणात्मक जीरो एरर कब आती है, ये वाला जो केस है इसमें ऋणात्मक जीरो एरर है, क्योंकि इसमें जीरो है वो मुख्य जो लीनियर स्केल है उसके आधार रेखा के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी जीरो एरर क्या हो जाएगी, जीरो एरर हो जाएगी माइनस टाइम्स एन गुणा एल सी। एन यहाँ पे क्या है, सर्कुलर स्केल पर भागों की संख्या, माइनस सर्कुलर स्केल का वह भाग जो लीनियर स्केल के आधार रेखा के बिल्कुल संपाती है। यहाँ मान लो ये यहाँ दिख रहा है 99 वाला, तो ये 99 आ जाएगा, एन आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये एन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1 गुणा एल सी, और वापस माइनस नेगेटिव साइन है,
अब जीरो करेक्शन कैसे ज्ञात करेंगे? वो हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ जीरो एरर, और यहाँ से जीरो करेक्शन आया है वो जो पहले वाली रीडिंग आई थी उसमें ऐड कर देंगे, तो अपने पास उस भौतिक राशि का करेक्ट मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बात की थी कि किसी भौतिक राशि की अगर प्रमाण ज्ञात करने के लिए हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति अपनाते हैं तो उसका प्रमाण कैसे ज्ञात करते हैं, यानी इकाई को जब उसकी इकाई को चेंज करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो उसके अंकीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, दूसरा वर्नियर स्केल देखा और तीसरा स्क्रू गेज देखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।